अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुजरा शाह मुकीम में और हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान लेक्चरर मोहतरम हसनैन साबर साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनकी प्यारी प्यारी और मुफीद बातें जो हैं वो आप तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हसनैन साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि हसनैन साबर साहब जो हैं ये 5 जून 1983 को पैदा हुए। आप इस वक्त आपकी जो पीएचडी है वो जारी है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं। इससे कबल आप एमफिल कर चुके हैं और एमएससी कर चुके हैं बॉटनी में, और एमफिल आपने किया है एनवायरमेंट साइंस में, और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से आप ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। और हालात हाज़रा पे आप गहरी नज़र रखते हैं और हम कह सकते हैं कि आप अच्छे असातिज़ा में से एक टीचर हैं। तो आज इनकी बातें आप तक पहुंचेंगी। हसनैन साहब, कहा जाता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो खुशी खुशी नहीं आते बल्कि हादसाती तौर पे आते हैं। तो क्या आप भी हादसाती तौर पे आए या खुशी खुशी आपने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया? सर, जहाँ तक मेरी ज्वाइनिंग का ताल्लुक है तो शुरू में तो मेरा बड़ा शौक था लेक्चरशिप में आने का। अच्छा। ख़ास तौर पे जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी गया तो दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई मैं लेक्चरर बनूंगा। तो पहली एक आधा अटैम्प्ट ज़ाया चली गई, मेरे 2 दोस्त सेलेक्ट भी हुए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये जॉब मेरे लिए शायद नहीं है। तो मैंने जो पहली जॉब स्टार्ट की वो एक केमिकल मार्केटिंग थी, जब मैं एमफिल कर रहा था। और फिर ऐसी हालात ने एक दिन करवट खाई। हालात कुछ ऐसे हुए घर के, तो मुझे लगा कि लाहौर मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा। ड्यूरिंग पीएचडी जब मैं जा रहा था 2014 में मेरी सिलेक्शन होगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो फिर मैं आया इधर शेरगढ़, मेरी ज्वाइनिंग हुई शेरगढ़ हाई स्कूल में। पहली ज्वाइनिंग थी मेरी अप्रैल 2014 में। अच्छा। बतौर एसएसटी बायोलॉजी। अच्छा। और जब मैं इस फील्ड में आ गया फिर मैंने बाकायदा कोशिश शुरू की कि अब मुझे टीचर बनना चाहिए। अच्छा। उससे पहले मैं छोड़ चुका था कि मैं टीचर, अब मेरी ज़िंदगी में शायद टीचिंग करना नहीं रह गया, क्योंकि मैं जब रह गया था लेक्चरशिप में। और ख्वाहिश थी कि 16 स्केल पे नहीं जाना है तो 17 पे जाना है। अच्छा। जो एक होता है ना जहन में कि यूनिवर्सिटी दौर में कि भाई अब मैं इतना पढ़ गया हूँ, अब मैंने अच्छी ग्रेजुएट पोस्ट पे जाना है, वो मेरी रह गई। अच्छा। जब रह गई तो फिर हालात अगर करवट ना खाते तो शायद मैं स्कूल एजुकेशन में ना आता। अच्छा। स्कूल एजुकेशन में आने के बाद फिर मैंने बाकायदा स्टडी शुरू की। कि मुझे डर होता था कि बच्चा कोई सवाल पूछे तो मैं फंस ना जाऊँ। अच्छा। मेरी एमएससी थी 2007 की। अच्छा। ज्वाइनिंग हुई 2014 में। 7 साल का गैप था मेरी स्टडी में। तो ये मुझे फील था कि अगर बच्चा कोई सवाल पूछे मुझे ना आया तो वो जो फील होती है ना एक टीचर को कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं उसकी प्रिपरेशन करके जाया करता था। डेली अपना लेक्चर तैयार करके जाया करता था, शाम को आके फिर पढ़ा करता था। ये मेरा काम आया और 1 साल के बाद मेरी लेक्चरशिप हो गई और ये बासानी हो गई। अच्छा। तो उस साल यानी 2015 में? जी 2015 में मेरे दोनों टेस्ट क्लियर हो गए थे। अच्छा। मेरी बॉटनी का भी और बायोलॉजी का भी। अच्छा। इससे पहले 2011 में मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था और इंटरव्यू मेरा बड़ा बुरा हुआ था। अच्छा। इंटरव्यू की वजह से आप मार खा गए? बहुत बुरी तरह मार खाई थी। अच्छा। नहीं तो कहते हैं बंदा वही कामयाब होता है जिसको ठोकर लगे, तो यकीनन आपको 2011 में ठोकर लगी, तो जिसका नतीजा ये निकला कि 2015 में आपने विन किया। मुझे अंदाजा हो गया था कि इंटरव्यू किस किस्म का होता है। सही है। अच्छा, आप ये फरमाइए कि अब आप तो ज़ाहिर है आपको एक अरसा हो गया, कितने साल हो गए हैं आपको? मैं 2015 से हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी बतौर लेक्चरर्स आप 2015 में? जी जी। तो आपको गालिबन 6-7 साल तो हो गए? ये चल रहा है छठा। अच्छा। तो चलो, ये अब हमारे जो नौजवान हैं जो बीएससी करके या एमएससी करके बैठे हैं, फारग बैठे हैं, या एमफिल करके बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश है अगर वो आप जैसा बनना चाहें, लेक्चरर बनना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आते रहते हैं दोस्त यहाँ पे, कई दफ़ा डिस्कशन होती है उनसे। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, मोस्टली इनकी स्टडी नहीं होती। अच्छा। ख़ासतौर पे जब से ये यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा बन गई हैं तो एक नंबरों की दौड़ शुरू हो गई है। और आपको पता है स्कूल एजुकेशन में भी आप हैं, प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ चल रहा है हमारे, तो नंबरों की एक दौड़ शुरू हुई है। और स्टूडेंट एक टिपिकल सा शॉर्ट सा सिलेबस पढ़ के और पूरा रटा शटा लगा के नंबर लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जब वो डिग्री ले लेते हैं और आगे आते हैं तो उनके पास नॉलेज नहीं होता। अच्छा। तो उनसे यही कहा जाता है, मैं उन्हें अक्सर कहा करता हूँ कि भाई आप जो पढ़ चुके हैं उसको दोहराएं। जो आपने पढ़ा वो आपको आना चाहिए। पूरी बुक, पूरा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का किसी को नहीं आता।
यकीनन मुझे भी नहीं आता। पढ़े से मुराद क्या है कि जो मैट्रिक में पढ़ा, जो एफएससी में पढ़ा, जो बीएससी में पढ़ा, वो सब आपको आना चाहिए। एटलीस्ट जो आपका आखिरी डिग्री है ना, कम से कम वो आना चाहिए। अच्छा, उसका सीधा सीधा सिलेबस आपको आना चाहिए। जो आने का मतलब ये है कि वो आपको किसी आम लेमैन को समझाना आता हो। अगर कोई साइंस का बंदा है ना, मेरी तरह साइंस का बंदा है, तो उसने जो साइंस पढ़ी वो आम बंदा नहीं समझ सकता जी सही। उसे आम बंदे को सादा देसी जुबान में समझाना आता हो। सही। इसका मतलब है कि उसके अपने सब्जेक्ट के ऊपर गिरफ्त है। सही। अगर वो रट्टा लगा के वो बुक वाला समझाएगा तो आम बंदा नहीं समझ सकता। जब वो इस लेवल तक समझ लेगा तो फिर वो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आगे निकल सकता है। नहीं सर, सीटें अनाउंस हो जाती हैं, उसके बाद स्टूडेंट जाते हैं बुक शॉप पे, एक बुक खरीदते हैं, एक एमसीक्यूज की और तैयारी शुरू करते हैं, ऐसे नहीं होता? ऐसे ही होता है सर शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट इसके लिए लॉन्ग टर्म तैयारी। हाँ जी, लॉन्ग टर्म करनी पड़ती है और एक कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए शॉर्टकट्स को। अच्छा, आप वैसे देखने में हैंडसम लगते हैं, स्मार्ट हैं, खुश इखलाक भी हैं, तो क्या जो आपकी यहाँ ब्रेक लग गई बहसियत लेक्चरर्स, आप दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ चार्म ज़्यादा है और हमारे माशरे में उनको अच्छी नज़र से देखा जाता है, तो आप वहाँ जाना क्यों नहीं पसंद करते? सर फॉर एग्जांपल पुलिस के डिपार्टमेंट में, कस्टम के डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में, यहाँ क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है और मुझसे अक्सर पूछा जाता है। मेरी सारी बरादरी मेरे पीछे पड़ी है कि ये क्यों नहीं किया। खासतौर पर मेरे मामू वो कहा करते थे कि पुत्र तू भावें सिपाही लग जा, लग थाने जा। अच्छा। तो मैं उन्हें कहा करता था कि मामू मेरी वो नेचर नहीं है, ना मेरा फील है। अच्छा। मैं अब्बा जी क्योंकि आर्मी में थे और एक उनका शुरू से चल रहा था कि बेटा हलाल रिज़्क की तरफ जाना है, तो हमारे अंदर एक बचपन से ज़हन में बना होता है कि ये जो कुछ चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं इनमें नहीं जाना चाहिए। तो ज़हन में वो तो पहले से डिलीट कर दिए थे कि सर तो जाना ही नहीं है। सही। हाँ, एजुकेशन ज़रूर है, इसमें मैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा हूँ। अगर गया आगे तो इसी फील्ड में आगे जाऊँगा। अच्छा। टीचिंग में, क्योंकि मैं जब हादसाती तौर पे 2014 में टीचिंग में आया था तो उसके बाद मैंने इस हादसे को मुस्तकिल बुनियादों पे अपना लिया था। सही। अब आगे भी जाऊँगा तो इसी फील्ड में जाऊँगा। अच्छा हसनैन साहब, क्या वजह है कि एक एसएचओ की जो रिस्पेक्ट है माशरे में वो ज़्यादा है और जबकि एक कॉलेज का प्रोफेसर है उसकी माशरे में उतनी इज्जत नहीं होती, इसकी वजह क्या है? बड़ी तल्ख बात है सर ये। हम अक्सर फील करते हैं इस चीज़ को कि सम टाइम हमारे कुछ स्केल कॉन्शियस लोग कहते हैं कि जी माशाल्लाह हम गजटेड स्केल पे हैं, लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि हमारे स्केल सिर्फ तनख्वाह वाले स्केल होते हैं या अथॉरिटी वाले स्केल नहीं है। सर जिसके पास आप कह लें हथियार है, डंडा है, कोई वो इक्विप्ड है किसी चीज़ के साथ, हमारा मुआशरा क्योंकि लिटरेट नहीं है ये उसकी पावर को मानता है। अच्छा। ये असातिज़ा की रिस्पेक्ट सिर्फ वही करते हैं जो उस्ताद से पढ़े हैं, जो एजुकेशन की कदर जानते हैं। अब क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशन की वैल्यू कम लोग जानते हैं, इसलिए ये दोनों कंपैरिजन में उस तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उनका डर, उनका खौफ है, तो वो डंडे से अपनी इज्जत करवाते हैं। अच्छा, तो यानी जो दिल से इज्जत की जाती है वो इज्जत उनकी दिल से नहीं होती? नहीं, कतई नहीं, टेम्परेरी है। सामने है तो इज्जत है, पीछे आपको जानते हैं कि हमारे यहाँ बुरे बुरे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं उनके लिए। अच्छा हसनैन साहब, बाय द वे, अगर आपके रातों रात आर्डर आ जाते हैं बतौर एसएचओ, तो क्या आप ये छोड़ देंगे सीट? कतई नहीं सर, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने अब तक ये 7 सालों में क्या पाया इस सीट पे रह के? सर जो खुलूस और जो प्यार बच्चों से मिलता है जब हम उन्हें पढ़ाते हैं और जो अंदरूनी सुकून मिलता है ना, एक मैंने आज अपना ये काम किया है, बच्चों के साथ डिस्कशन हुई, मैंने उन्हें अच्छी बातें बताने की कोशिश की है। मेरे स्टूडेंट जाते हैं, मेरे उनके साथ सिर्फ बायो पढ़ाने की हद तक लिंक नहीं होता। मेरी क्लास के अंदर ओपन डिस्कशंस भी होती हैं, बच्चों के व्यूज़ भी लिए जाते हैं और जो मैं समझता हूँ जो एक इखलाकी डेवलपमेंट करवानी चाहिए उनकी, एक मॉरल वैल्यूज़ उन्हें सिखानी चाहिए, मैं वो भी करता हूँ। और जब बच्चे मेरे वैसा बिहेव करते हैं तभी ऑब्जर्व हो जाता है, देख लेता हूँ उन्हें कहीं जा रहे हैं और वो बड़ा एक नपे तुले अंदाज में कर रहे हैं और वो उस बुराई में नहीं पड़े हुए, फिर जो सुकून मिलता है ना, वो उसका बयान जो है वो मैं लफ्ज़ों में कर नहीं सकता। अच्छा हसनैन साहब, आपने यकीनन इब्तदाई स्टेजेस से गुजरे हैं, स्कूल की लाइफ से आप गुजरे हैं, वहाँ जब सवाल बच्चों से पूछा जाता है, छोटे बच्चों से, बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो अक्सरियत कहती है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने फ़ौजी बनना है, मैंने थानेदार बनना है, पुलिस वाला बनना है। तलबा शायद कोई ऐसे कम तालिब इल्म होंगे, 1-2 ही होंगे क्लास में जो कहेंगे जी मैंने टीचर बनना है। इसकी क्या वजह है? सर एक तो चीज़ होती है जो ज़ाहिर हम कहते हैं वो होती है कि रिस्पेक्ट। जी। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट का मेयार है दौलत, पैसा। और जो ये शोबा है हमारे यहाँ, अभी आप समझ सकते हैं जैसे ये मेडिकल का शोबा आप कह रहे हैं, डॉक्टर, तो डॉक्टर एक टीचर से कहीं ज़्यादा कमा लेता है।
सही। इवन इंजीनियर भी किसी दौर में कमा लेता था। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंजीनियर बेचारा भी मजलूम हो गया जॉब, क्योंकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो गया और वो इंजीनियर बेचारे खजल खुआर हो रहे हैं। लेकिन मेडिकल का ऐसा शोबा है जो कि ताक़यामत चलेगा, क्योंकि इंसान है, उनके साथ बीमारी भी साथ साथ चलेगी, तो ये शोबा साथ साथ चलेगा। जब मैं था इस स्टेज पे, मुझसे भी जब पूछा जाता था मैं भी डॉक्टर ही बताया करता था। अच्छा। और कोशिश भी इसी तरह की थी। जी जी। लेकिन पता नहीं था, क्योंकि फैमिली में कोई आगे नहीं गया हुआ था और पता नहीं था कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। और जब मैंने मैट्रिक में पहुंचा, मेरी स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ब्रिलियंट थी। अब्बा जी के साथ आर्मी में ही डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ा, डिफरेंट शहरों में जाके पढ़ा। अच्छा। तो जब एंड अब्बा जी रिटायर्ड होने वाले थे, उनके 2 साल रहते सर्विस के, और हमें गाँव भेज दिया गया कि अब आपने यहीं पढ़ना है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे हुजरा स्कूल में दाखिल करवाएं। अच्छा। कज़न मेरे सारे जा रहे थे कोट शाह सुल्तान स्कूल में, तो मुझे कहते कि नहीं भी वहीं पे जाना पड़ेगा। अच्छा। उस दौर में वहाँ पे साइंस टीचर नहीं थे। अच्छा। जो थे वो अपनी एजुकेशन के लिए गए हुए थे। जी मुझे पता है। और हमें वो साइंस की जो एक तालीम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। हुजरा में आपको पता है कि एक एस्टैब्लिश स्कूल था, यहाँ पे स्टाफ अच्छा था। वो वहाँ से मेरा जो था ना वो डाउनफॉल शुरू हुआ। मैट्रिक मैंने 2 वहाँ से टॉप किया था, लेकिन मेरे पास वो नॉलेज नाम की चीज़ नहीं थी। रट्टा चट्टा लगा के मैं अपने तई, क्योंकि ट्यूशन भी मैंने नहीं पढ़ी थी, अपने तई मैं पास हो गया, नंबर अच्छे आ गए। जब मैं एफएस में पहुंचा तो सारा वो जो पोल था मेरा वो खुल गया। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया। फिर एक लॉन्ग ट्रैवल था उकाड़ा कॉलेज तक जाने का, बसों पे लटक के। तो वो फिर वहाँ पे ख्वाब जाके चकनाचूर हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। सही। लेकिन जब एक ख़ास लेवल पे एजुकेशन गई तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी डॉक्टर तो नहीं बन सका, मेडिकल डॉक्टर, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो पीएचडी करके दिखाऊंगा, डॉक्टर बन आप खास करके दिखाऊंगा। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा हसनैन साहब, क्या वजह है कि सरकारी जो अदारे हैं उनमें तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद दिन ब दिन जो प्राइवेट अदारे हैं ये आए रोज इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है? वजह सर इसमें 2-3 फैक्टर आप कह सकते हैं। एक तो ग्लैमर, एक जो सबसे बड़ा है वो इकोनॉमी, और तीसरा जो हमारा मुआशरा है ये जो स्टेटस को की तरफ जाता है, ये फैक्टर बड़े इन्वॉल्व है। सही। गवर्नमेंट सेक्टर में सहूलियात जो हम कहते हैं कि काफ़ी सहूलियात हैं, वो सिर्फ अक्सर कॉलेजेस में बिल्डिंग की हद तक होती हैं। अच्छा। अब मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे हमें फर्नीचर की कमी का सामना है। अच्छा। हमारी बिल्डिंग, अब मकामी लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। सही। जिसकी वजह से हमें सफ़र करना यानी तलबा की तादाद ज़्यादा है? तलबा की तादाद सर एक्सट्रीमली ज़्यादा है। तहसील दीपालपुर का जो बड़ा कॉलेज है उससे भी यहाँ पे तादाद ज़्यादा है। कितनी तादाद है आपके पास? 1000+ है। अच्छा। 1045 के करीब है मेरे ख्याल। सही है। और हमारे पास कमरे सिर्फ 7 लेबॉर्ट्रियाँ अगर शामिल कर लें जिनमें बच्चे बैठ के पढ़ नहीं सकते। टोटल 6 क्लासरूम्स हैं और 3 लेबॉर्ट्रीज हैं। अच्छा। 6 क्लासरूम में हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही। तो यानी मेरा जो सवाल था उसका जवाब अधूरा रह गया, क्या वजह है? मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। अब ये सहूलतें आप कह रहे थे कि सहूलतें गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हैं, तो सहूलतें इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का बता दिया, बिल्डिंग किसी और वजह से ऑक्यूपाइड है। बिल्डिंग है हमारे पास लेकिन वो किसी और वजह से ऑक्यूपाइड है। सही। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि स्टाफ जो हमारा हुजरा कॉलेज हार्ड एरिया में आता है, और हमारे मुकामी जो बच्चे हैं वो अभी तक कमीशन क्लियर नहीं कर सके इतने कि लोकल स्टाफ यहाँ पे पूरा हो जाए। मेजोरिटी स्टाफ आता है दूर दराज बड़े शहरों से, और वो कुछ अर्सा 1-2 साल यहाँ पे गुजारने के बाद चले जाते हैं। इसकी वजह से स्टाफ पूरा नहीं होता। स्टाफ पूरा ना होना, ये कह लें कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी यानी जो स्कूल लाइफ में आपके साथ हुआ वो हम सफ़र कर रहे हैं। अब भी हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। सही हो गया। तो इसका हल क्या है? हल सर जो खाली सीट्स पड़ी है गवर्नमेंट हायर करे उनको। तो फिर आप कोई मुतालबा वगैरह किया करें ना गवर्नमेंट से? ये सब चलते रहते हैं। जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो यूनियंस हैं उनके बाकायदा मुतालबात चल रहे होते हैं। बल्कि अभी भी पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी मुतालबा किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर से। अब भी कोई ट्यूटर हैंडल्स चल रहे हैं हमारे यूनियंस के, वहाँ पे डिमांड चल रही है कि जो कॉलेज सेक्टर में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और जो स्टाफ के हवाले से वो प्रोवाइड की जाए। ये अगर पूरी हो जाती है तो कोई शक नहीं कि प्राइवेट सेक्टर हमसे आगे नहीं जा सकता। सही। अच्छा हसनैन साहब, मुस्तकबिल के बारे में हर बंदा ख्वाब देखता है, आपने भी कोई ख्वाब देखे हैं मुस्तकबिल, सुनहरी मुस्तकबिल के? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुनहरी मुस्तकबिल हो चुका है। अच्छा। मैं अपने अगर एक आध पुश्त पीछे चला जाऊँ, दादा अबू के हालात देखूँ, अब्बा जी के हालात देखूँ, और जिस स्टेज पे मैं पहुँच चुका हूँ हालात तो रोशन है मेरे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने जिस लेवल पे मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, तो हाँ वो मैं बढ़ रहा हूँ। एजुकेशन में अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि मैं रहूँगा तो इसी सेक्टर में जाऊँगा और इसी सेक्टर में आगे निकलने की कोशिश करूँगा। हसनैन साहब, दोबारा ज़िंदगी मिले आपको तो आप क्या बनना पसंद करेंगे?
सबसे पहले तो अच्छा इंसान, शायद अभी भी बड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। ठीक हो गया। और बाकी यानी आप इसी फील्ड में आना पसंद करेंगे दोबारा भी? बहुत आसान फील्ड है। अच्छा। ये बहुत आसान फील्ड है इज्जत कमाने के लिए। अच्छा। और कम वक्त में आप अच्छा कमा सकते हैं इस फील्ड में, और इज्जत भी कमा सकते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं, और बहुत थोड़ी सी मेहनत के बाद। सही। और ये अच्छा फील्ड है। माकूल मुआवजा भी माकूल, बहुत माकूल है। रिस्पेक्ट मुआशरा देता है, बच्चे देते हैं मुआशरे से। तो अभी तक उस तरह के एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, जो लिटरेसी रेट बढ़ेगा डेफिनेटली उस्ताद का मुकाम मर्तबा इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा हसनैन साहब, हमारे नाज़रीन से ज़िंदगी का कोई तलख वाक़या शेयर करें। सर काफ़ी सारे हैं, एक आध सुना दें। अभी कुछ साल पहले ही मैंने ना कुछ अरसे के लिए एक अपना इवनिंग में कोचिंग शुरू की थी। मेरे साथ में 2 भाई थे, मेरे कज़न हैं, वो आ गए FSC में और यहीं पे उन्होंने एडमिशन में मैंने दिलवाया। अच्छा। ब्रिलियंट थे, उन्हें स्कॉलरशिप मिला था प्राइवेट सेक्टर से, तो मैंने कहा था नहीं मैं अपने पास पढ़ाऊंगा उन्हें। सही। हमारे पास उन्हीं दिनों ही टीचर शॉर्ट हो गए, 2 टीचर चले गए अपना का कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब मुझे फिक्र हुई कि मैं उनको ले तो आया हूँ, अब उनकी जिम्मेदारी कैसे निभाऊँ। तो मैंने फिर अपने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ देर के लिए हमें कोचिंग करनी चाहिए, प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन सेंटर टाइप हम करते हैं। और नीयत यही थी कि इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे चलाया जाए। अच्छा। ताकि मेरे भाई पढ़ जाए वहाँ पे। सही। तो वहाँ पे बच्चे मेरे पास आया करते थे और मुझसे पूछा करते थे कि सर फीस क्या लेंगे। तो मेरे ज़हन में होता था कि बेटा मैं आज तक ट्यूशन फीस नहीं दे सका और इसकी वजह से पढ़ भी नहीं सका। अच्छा। अब आपको जो प्रॉब्लम है, टीचर शॉर्ट हो चुके हैं, तो जो आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिएगा। अच्छा। तो बच्चे भी मेरे पास माकूल थे, ज़्यादा तादाद नहीं थी, मुनासिब थे। तो टीचर अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि सर पे का कुछ करें। अच्छा। जो वहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो मैंने एक दफ़ा क्लास में जाके बच्चों से कहा कि बेटा आप में से कोई ऐसे हैं मैं जो मुझसे मिलना चाहें, बड़े गोल से अंदाज में कि वो दे दें। तो एक बच्चा थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया और मुझे कहता सर मैं ना अभी फ़ीस अरेंज नहीं कर पाया, तो मैं आपको दे दूँगा। अच्छा। मैं कहा बेटा करते क्या हो? कहता सर मैं ना टेंट सर्विस पे काम करता हूँ, तो ये क्योंकि महीने ऐसे आ गए इनमें शादियाँ वगैरह नहीं होती, तो मैं वो नहीं कर सका। अच्छा। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसू ज़ब्त किए, बच्चे को मैंने भेज दिया और अल्लाह का अपनी करंट कंडीशन के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया और माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से कि मैंने बहुत गलत किया बच्चों से ये मांग के। बाद में उस बच्चे से मैंने जाके एक्सक्यूज़ भी किया। अच्छा। और उसको फिर मैंने कहा बेटा आपको जो भी चीज़ चाहिए हो वो मैं मौजूद हूँ, परेशान नहीं होना आपने। और उसके बाद फिर मैं बच्चों से फ़ीस मांगनी छोड़ दी मैंने। और अब कोई अगर फीस ना दे तो? अब अकेडमी पढ़ाता ही नहीं मैं इस वजह से क्योंकि मेरे साथ वाले दोस्त छोड़ गए थे मुझे। ठीक हो गया। अच्छा हसनैन साहब, हम अपने मेहमानों से एक शेर सुनते हैं, तो आप कोई अपने पसंद का शेर सुना दें। शायरी से काफ़ी दूर हूँ मैं। अच्छा, ज़ाहिर साइंस के स्टूडेंट हैं जी। शायरी वगैरह कैसा कुछ हाँ, तो एक दौर होता है जब मैट्रिक SSC तब थोड़ा बहुत शुगल था। तो एक शेर अतर शाह खान झेली का। अच्छा। वो कहते हैं कि मेरी तबीयत भी ज़रा शौक सी है, वो सीरियस टाइप नहीं हूँ मैं। अच्छा। तो कहते हैं कि रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, इस दुआ में अजब असर आया। रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, इस दुआ में अजब असर आया। मैंने फूलों की दुआ की थी, आँख में मोतिया उतर आया। अच्छा, सही। अच्छा हसनैन साहब, आपने हमारा चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं रिसेंटली 2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे। एक मेरे थे सीनियर थे सिकंदर अली भट्टू साहब। जी। मेरे कहने के सीनियर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है इस फील्ड में। और दूसरे मेरे दोस्त सफदर जावेद साहब, बहुत प्यारे इंसान हैं। दोनों के इंटरव्यू जब मैंने सुना, मुझे उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता था, जी, वो जानी बड़ी खुशी हुई देख के। और मुझे एहसास हुआ कि आप जो इस काविश में हैं, जो एक गुमनाम सिपाहियों को सामने लेके आ रहे हैं, और हमारे इस किसी लिहाज से एजुकेशन के लिहाज से, अब खैर बंजर तो नहीं कहना चाहिए, किसी दौर में होगा। अब तो माशाल्लाह बहुत काबिल लोग, बड़े PhD डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं हमारे इस एरिया में। तो आप खैर इन गुमनाम सिपाहियों को उजागर कर रहे हैं, बड़ी काविश है आपकी। फिर आपका मैंने एक और उसी पे चैनल पे इंटरव्यू देखा, हुजरा चौक के बारे में था। जी। बड़ी डिटेल से आपने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, और मैं उसके बाद मैंने अपने मिसेस को भी दिखाया, मैंने कहा भी इस तरह की कोशिश हो रही है। सही। और मेरे कज़न हैं, मामू के बेटे हैं हफीज़, वो भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी आपका जिक्र किया। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस कोशिश को। अच्छा, बात सिकंदर साहब की हुई है, और जो साहब का आपके प्रिंसिपल थे, हमने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने अपनी काविश जो यहाँ की है,
तो आप भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि उनकी कोई एक दो ऐसी बातें बताएं जो न भूलने वाली हों। जी सर, सिकंदर अली भुट्टो साहब में जो एक थी पंक्चुअलिटी, वो बहुत टाइम पे आया करते थे। अच्छा। और अपनी ड्यूटी पूरी करके एंड पे जाया करते थे। अच्छा। और स्टाफ के ऊपर उनकी एक, लोग तो कहते हैं सख्त थे, लेकिन मैं क्योंकि फौजी जहनीत का आदमी हूँ, घर से ट्रेनिंग बचपन से ही टाइम की पाबंदी के हवाले से हुई है, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे वो। सही। ये क्लास में अगर कोई टीचर 5 मिनट भी लेट हो गया तो उसकी अच्छी खासी क्लास होती थी उनके साथ। अच्छा अच्छा। और हमें बड़ी खुशी होती थी इस बात पे। ना तो टीचर क्लास में लेट जाता था, ना वो अपना पीरियड 5 मिनट छोड़ के पहले आया करता था। इसका उन्होंने जिक्र भी किया अपने इंटरव्यू के अंदर। जी जी। ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है। सही। फिर इसके अलावा एक कॉलेज, जब जो मैंने भी सुना अपने सीनियर से, जब वो आए थे कॉलेज में स्टूडेंट बहुत कम थे जी। जब वो गए यहाँ से, तब 1000 के करीब स्टूडेंट हो चुके थे यहाँ पे। सही। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस एरिया के लिए। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ कोई ब्लॉक उनके नाम से मंसूब किया गया है। जी बिल्कुल, सामने ही साइंस ब्लॉक में ये कॉरिडोर आप बाहर निकलते दरवाजे जी से सामने जा रहे हैं, तो उनके नाम से एक पूरे ब्लॉक का, साइंस ब्लॉक का या का नाम सिकंदर अली भुट्टो साहब के नाम पे। अच्छा हसनैन साहब, आप नौजवान हैं तो यकीनन आपकी भी कोई पसंदीदा शख्सियत होगी, तो ज़रा शेयर कीजिए। मैं अगर, वैसे तो जो हम कॉमनली कह देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पसंदीदा शख्सियत है, तो वो तो हर मुसलमान की थी। मेरे जो हैं जिनसे मैंने सीखा, जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। मैंने उनको, उनके जो भी आइडियोलॉजी है, ये मॉरल लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, उठने बैठने के लिहाज से, गुफ्तगू के अंदाज से, स्पोर्ट्स के हवाले से, जी जी, मैं उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं को ही अपना आइडियल मानता हूँ। अच्छा, खुद को कामयाब इंसान तस्वर करते हैं? हाँ, बहुत हद तक, बहुत हद तक। तो कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी और का हाथ होता है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं। इसमें एक थोड़ा सा इजाफा तो आपकी कामयाबी में किसका हाथ है? मेरे ना सर, दोनों शख्सियात, मेरी वालदा भी, मेरी मिसेज भी, जी। दोनों का अपनी जगह पे बहुत रोल है। मेरी वालदा के लिहाज से कि मैं जब स्कूल एजुकेशन में था, तो मेरी माँ अक्सर दुआ किया करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को धूप ना लगे। अच्छा। मैं इकलौता हूँ, बेटा इकलौता हूँ। जी जी। तो मेरे जो ज़्यादा ननिहाल वाले जिनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रही हमारी, वो सारे के सारे ये एग्रीकल्चर से उनका बिजनेस रिलेट करता है। अच्छा अच्छा। तो मेरे कज़न वगैरह धूप में काम करना, ये भैंसों के लिए चारा लेके आना, और मेरी माँ कहा करती थी कि या अल्लाह एक बेटा है, इसको धूप ना लगे। अच्छा। तो मुझे ये तब जाके एहसास हुआ जब मैंने पहली जॉब अपनी प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग की जॉब शुरू की, तो मुझे जॉब के 3 महीने बाद कंपनी ने गाड़ी दे दी थी। अच्छा। तो गाड़ी में भी एसी होता था, ऑफिस में भी एसी होता था। और मेरे वो जो इब्तदाई दौर थे स्कूल एजुकेशन में आने से पहले, 2008 से 2014 तक का जो दौर था, ये मेरा उसी तरह एक लग्जरी किस्म की लाइफ में रही। अच्छा। तो मैं कहा करता था कि अक्सर अम्मी को भी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ मम्मी आपकी दुआ कबूल हुई कि मुझे ये एक कंडीशन, जो इब्तदाई दौर होता है, स्ट्रगल का दौर होता है, मुझे उस वक्त से धूप नहीं लगी। अच्छा। और दूसरा, मेरी मिसेज हैं, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई हैं, उसके बाद से एक कामयाबियों का जो सफ़र है, जी, मेरी स्कूल एजुकेशन भी तभी हुई, और मेरी कॉलेज एजुकेशन की जो सिलेक्शन हुई कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो भी तभी हुई, ये भी तभी हुई, शादी के बाद। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सादा सा लफ्ज़ों में सवाल पूछ रहा हूँ कि आप एक नहर के किनारे जा रहे हैं, आपके साथ आपकी अम्मी भी हैं और आपकी बेगम भी, पाँव फिसलता है, आप तीनों नहर में जा गिरते हैं, तो आप सबसे पहले किसको बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी अम्मी को या अपनी बेगम को? जी जी, सच्ची सच्ची बताएं जी। नहीं सर, ये तो जो एक नेचर की बात है ना, कि सबसे पहले जो कोशिश होती है वो माँ की तरफ ही होती है। अच्छा, देख लें बेगम नाराज हो जाएगी? नहीं, बेगम मेरी ऐसी है नहीं जो नाराज हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी बेगम। तो यानी आपका ये मैसेज है कि आप सबसे पहले अम्मी को, अगर मैं अपनी बेगम को ही बचाऊंगा तो वो मुझे कहेंगे नहीं, मुझे छोड़ो, पहले अम्मी जी को बचाओ। अच्छा, क्या बात है। तो इसलिए मुझे कोई इस तरह की हेजिटेशन नहीं होगी कि मैं आसानी से चूज कर सकता हूँ कि मैं माँ को ही पहले बचाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो खेलों से कोई दिलचस्पी है आपकी? शदीद। क्या गेम खेलते हैं? लोकल बचपन से लेके, तो मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी थी, उनके साथ लड़कियों वाली सारी गेम्स खेली। अच्छा। टापू से लेकर वो धागे से वो खेलती थी, और वो बीटे गीटे जो कहते हैं, वो सारी गेम्स लड़कियों वाली मुझे आती थी। अच्छा। अब्बा जी से बचपन में क्रिकेट सीखी। अच्छा। बॉलिंग कराने का तरीका उनसे सीखा। अच्छा। हॉकी का शौक था, मम्मी ने नहीं खेलने दी। अच्छा। तो वो कहते हैं कि डंडा बज जाएगा किसी ने। सही। तो फुटबॉल में खेल रहा हूँ प्राइमरी स्कूल से लेके अब तक, लेकिन मेरा ये घुटना 2010 में निकल गया था बॉलिंग कराते हुए। अच्छा। मैं ऑलराउंडर था, अटैक बॉलिंग करता था और ओपनिंग बैट्समैन था। तो जब मेरा घुटना निकला तब से क्रिकेट कम हो गई। अच्छा। छोड़ी नहीं मैंने। सही। अब भी खेल लेता हूँ, और फुटबॉल तो बच्चों के साथ मैं कॉलेज में खेलता हूँ, ग्राउंड में। अच्छा। खिलाता भी उन्हें और खेलता भी। सही। स्कूल लेवल पे मैं बैडमिंटन भी खेला हूँ। अच्छा। स्कूल की टीम में एबटाबाद में था तब मैं। आजकल हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? बहुत सुकून में है,
मैक्सिमम कॉलेज को टाइम देता हूँ मैं, फिर मेरी एजुकेशन है और एक कंपनी है उसमें एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये 3 ही काम है जो चल रहे हैं मेरे। सही। अच्छा हसनैन साबर साहब, हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमारे नाजरीन के नाम को पैगाम दें। सर पैगाम तो जो सिंपल सा मैं सीखता आ रहा हूँ अपने अब्बा जी से, तो ये कि ट्रुथफुल रहें। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा कि एक दफ़ा ना बचपन में, मैं उन दिनों अब्बा जी कोयटा में थे, तो ये पटाखे मारने का एक शुगल होता है। जी। तो मुझे इस तरह की कोई भी इस तरह की गेम्स नहीं आती थी। शबरात की रात और अमूमन ऐसा फंक्शन होता है। ट्रेनिंग नहीं थी इसलिए मुझे वो तरीके नहीं आते, लेकिन लोगों को देखा था कि उनके पास माचिस की डिब्बिया होती थी, उसका कोई ऊपर से उतार के मसाला करके थे। तो मैंने माचिस की डिब्बिया घर पे उठाई, वो जेब में डाली। अच्छा। अब वो वीकेंड था, कहीं आ गया, कपड़े उतारे, अम्मी को दिए, उसमें माचिस निकली। तो अब्बा जी ने पूछा ये माचिस कहाँ से आई? हाँ जी। अब मैं डर गया, अब्बा जी की फौजी तबीयत थी, तो डर गया। डर के मैंने कहा ये मैंने किसी लड़के से ली है। अच्छा। इस बात पे मुझे अब्बा जी ने खूब धोया। अच्छा। अब बात माचिस की नहीं थी, जो बाद में उन्होंने मुझे समझाई, बात थी झूठ की। सही। और वो क्योंकि मैंने घर से ली थी, मुझे बाद में जब उन्होंने समझाया, जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ, मुझे बुलाया, कहते बेटा झूठ नहीं बोलते, आपको जो ये मार पड़ी है झूठ की वजह से पड़ी है। उस समय मैं गालिबन दूसरी क्लास में था। अच्छा। वो दिन और आज का दिन मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे झूठ ना बोला जाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि एक हम सुनते भी हैं हदीस है गालिबन के, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। सही। तो जो बंदा झूठ नहीं बोलता वो उसके लिए कामयाबी के दरवाजे बड़े खुलते हैं। सही। वो चोर रास्ते इख्तियार नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हो जाती है। सही। उसमें ये जो कहते हैं कि जब पंजाबी में कुत्तियाँ मारना या दूसरे को डॉज देना, ये चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं आती। सही। तो जो ट्रुथफुल होना और स्ट्रगल करना, मेरी ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन और असूलों के मुताबिक रही है और अब भी कोशिश करता हूँ, और अपने बच्चों को भी ट्रुथफुल होना और डिसिप्लिन लाइफ गुजारना, ये 2 चीज़ें सिखाता हूँ। और ये सारी बातें आपने अपने वालिद से सीखी? अब्बा जी सीखी। और आपकी आइडियल पर्सनैलिटी भी आपके वालिद से? बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हसनैन साबर साहब का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ कहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और के साथ। अल्लाह निगहबान।